इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम 2024-25 यानी इस साल जो कक्षा 10वीं में छात्र छात्राएं हैं उनका हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, यानी और उनके हिंदी के बोर्ड में जब पेपर होगा तो कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इसमें हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 5 नंबर का आता है और हिंदी पद्य का संक्षिप्त इतिहास भी 5 नंबर का आता है। इन दोनों संक्षिप्त इतिहास के बारे में आगे वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमें पूरे हिंदी में जो हमारा बोर्ड में पेपर होगा वो हिंदी में पूरे 4 खंडों से आता है। एक हो जाएगा, एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा और एक संस्कृत खंड से आएगा और एक व्याकरण से। किससे आएगा? व्याकरण से। संस्कृत खंड जैसे हम लोगों का कक्षा 7-8 में रहता था, अनिवार्य संस्कृत हिंदी में रहता था, उसी प्रकार से कक्षा 10वीं में भी है, 9 में भी है, यहाँ तक कि 11-12 में भी हिंदी में संस्कृत है। तो ये मत सोचिएगा कि हिंदी ले लिए हैं संस्कृत से पीछा छूट जाएगा, संस्कृत रहेगा यदि आपके पास हिंदी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं अब अपने गद्य से। तो गद्य खंड में देखते हैं, गद्य खंड में हमको 7 पाठ पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ना है? 7 पाठों को पढ़ना है और इसके लेखकों का नाम और पाठों का नाम एकदम विधिवत तरीके से हमें याद रहना चाहिए। जैसे पहले पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं। दूसरे पाठ का नाम ममता है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरे पाठ का नाम क्या लिखूं? इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चौथे पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 5वें पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। 6वें पाठ का नाम अजंता है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगले पाठ का नाम पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। याद रखिए, हमें लेखक और पाठ का नाम, यानी लेखक और पाठ का नाम विधिवत तरीके से याद रहना चाहिए। अब इसी प्रकार अगले क्रम में बढ़ते हैं, पद्य से देख लेते हैं पद्य में कितने पाठ हैं। तो पद्य में देखते हैं, पद्य में पहला पाठ का नाम सूरदास जी, पहले पाठ का नाम पद है, इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। पद में कवि या क्या आता है? रचयिता, कवि या रचयिता। और गद्य में क्या आता है? लेखक। गद्य में क्या आते हैं? लेखक। तो भाई पहले पाठ का नाम पद्य में क्या है? पद, और उसके लेखक सूरदास जी हैं। दूसरे पाठ का नाम धनुष भंग और वन पथ पर है। धनुष भंग भाग 1 है, तब वन पथ पर दूसरा भाग है। तो इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। तीसरे पाठ का नाम सवैया और कवित्त है, इसके लेखक रसखान जी हैं। इसके लेखक रसखान जी हैं। और आगे देखते हैं चौथे पाठ का नाम भक्ति और नीति है। भक्ति और नीति है, इसके लेखक कौन है? बिहारी लाल जी हैं। कौन है? बिहारी लाल जी हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला पाठ, 5वां पाठ। पांचवा पाठ का नाम क्या है? चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी इसमें 2 पाठ हैं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। 6वां पाठ हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, इसके कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। और सुमित्रा नंदन पंत जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, रचयिता भी हैं, लेकिन जो पद में आएगा हम उसको क्या कहेंगे? कवि कहेंगे।
अगला पाठ 7वां पाठ का नाम स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम के लिए कवि राम नरेश त्रिपाठी। 8वें पाठ का नाम पुष्प की अभिलाषा कामा जवानी। इसमें भी 2 पाठ हैं, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। 9वां पाठ जो इस साल नया जुड़ा है, मतलब 2023-24 में था और 24-25 में भी है, भारत माता का मंदिर या मैथिली शरण गुप्त। जो हमारा सिलेबस 2023-24 में था वो 2024-25 में भी है। अगले पाठ का नाम देखते हैं, झांसी की रानी की समाधि पर। इसकी कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री। अगला पाठ का नाम नदी। नदी के कवि केदारनाथ सिंह। अगले पाठ का नाम भाषा एकमात्र अनंत है, और इसमें भी 2 पाठ हैं, और युवा जंगल। इसके लिए कवि अशोक वाजपेयी। अगला पाठ का नाम हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के लिए कवि श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे और मैथिली शरण गुप्त, ये 2 नए पाठ सम्मिलित हुए हैं। ये 2 नए पाठ 2023-24 या 24-25 में सम्मिलित हुए थे। यानी हमारे कहने का अर्थ है जो हमारा सिलेबस 2023-24 का था वही हमारा सिलेबस कौन सा है, 2024-25 का है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं संस्कृत खंड में से, जिस प्रकार हमारा अनिवार्य संस्कृत में 6, 7, 8 में रहता था, इसी प्रकार 10वीं में भी है संस्कृत खंड से। संस्कृत खंड में कितने पाठ हैं? 9 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 9 पाठ। इन्हीं 9 पाठों में से पहले पाठ का नाम वाराणसी, दूसरे पाठ का नाम अन्योक्ति विलास, तीसरे पाठ का नाम वीरः वीरेण पूज्यते, चौथे पाठ का नाम प्रबुद्धो ग्रामीण, 5वें पाठ का नाम देशभक्त चंद्रशेखर, 6वें पाठ का नाम केन किम वर्धते, 7वें पाठ का नाम आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, 8वें पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, 9वें पाठ का नाम जीवन सूत्राणि। ये भी नया पाठ जुड़ा है, 2023-24 में भी था, 24-25 में भी है। इस प्रकार हमने देखा पूरा कि गद्य में कितने पाठ थे? 7 पाठ। पद्य में कितने पाठ थे? 13 पाठ। और संस्कृत में कितने पाठ हैं? 9 पाठ। इन्हीं कुल को मिलाकर हमारा हिंदी में क्वेश्चन पूछता है। अब आगे आते हैं, व्याकरण से हमें क्या क्या पूछेगा। व्याकरण से हमें उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी पूछ लेता है, तद्भव तत्सम पूछेगा, समास पूछेगा, संधि पूछेगा, शब्द रूप और धातु रूप पूछता है। हिंदी संस्कृत से अनुवाद भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखेंगे आगे, रस छंद अलंकार पूछेगा, और खंड काव्य पूछता है। खंड काव्य पूछता है, जैसे अलग अलग जिलों वाइज का अलग अलग खंड काव्य होता है। भदोही वालों का अलग खंड काव्य है। भदोही वालों का क्या है? तुमुल खंड काव्य। क्या है? तुमुल खंड काव्य है। और जिनका मंडल अलग होता है उनका भी अलग अलग हो जाता है, जैसे किसी का कर्मभूमि है, किसी का ज्योति जवाहर है, इत्यादि आते हैं खंड काव्य। लेकिन अपने को कौन सा खंड काव्य करना है, यानी भदोही वालों को कौन सा खंड काव्य करना है? तुमुल खंड काव्य करना है, ध्यान दीजिए। और आगे अगला व्याकरण में क्या आएगा? निबंध आएगा। क्या आएगा? निबंध आएगा। विज्ञान, बेरोजगारी, प्रदूषण, राष्ट्र प्रेम, कोरोना, शिक्षा, जल ही जीवन है, इत्यादि। और अगला जो व्याकरण आएगा नया जुट किया है, पत्र लेखन। क्या आएगा? पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी 4 नंबर का आता है। तो इस प्रकार अपना पूरा 70 नंबर का यहाँ से मिलेगा। अब आगे हम देखने वाले हैं कौन प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, कौन प्रश्न लिखित में आएगा, कितने अंक के होंगे। तो चलिए देखते हैं। इस हिंदी में भी कुल 100 नंबर का होता है। 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल मिलेगा और 70 नंबर हमें बोर्ड पेपर जब हमारा फरवरी या मार्च में होगा तब हमको सेंटर पे जाकर देना आता है। ये 30 नंबर क्या है? प्रैक्टिकल है। तो देखते हैं 70 अंक हमारा कितने खंडों में बटा होता है? 70 अंक हमारा 2 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में बटा होता है? 2 खंडों में बटा होता है। आइए हम आपको 2024 हिंदी के पेपर के माध्यम से दिखाते हैं। इसका अनुक्रमांक क्या है?
यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर नाम लिखना होता है स्कूल में, जहाँ पर आपका फरवरी मार्च में सेंटर जाएगा वहाँ स्कूल में। और ये कुछ कोड रहते हैं और इन्हीं कोडों को, ये जो एचएससी है, इन्हीं कोडों को अलग अलग, इन्हीं कोडों को एचएससी, ये जो एचएससी है इन्हीं कोड को अलग अलग अक्षर या कॉलम में भरना होता है, जो हमें वो मार्कशीट मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ पे 801 एचएससी है, तो यहाँ पे 801 है और फिर ये क्या है एचएससी। तो अब पहला अक्षर में क्या भरेंगे एच, दूसरा अक्षर में क्या भरेंगे सी। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे हेरेंगे ABCD, कहाँ पर यच है, वो यच को इसमें क्या करेंगे रंग देंगे, थोड़ा अच्छे से रंगेंगे विधिवत तरीके से। और इसमें दूसरे अक्षर में हेरेंगे, अब क्या है इसमें सी भरे हैं, तो सी कहाँ पर है वहीं पर रंगे, ये नहीं सी है तो यहाँ पे बी को रंग दे, गलत हो जाएगा आपका। तो आप बड़े ही ध्यान से मार्कशीट को भरिएगा। देखते हैं खंड 2 कैसे अपना पेपर हिंदी का पूछा रहता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सेंटर पे 10-20 मिनट पहले ही पहुंचिएगा, आराम से फ्रेश हो जाइएगा और अपनी सीट पर अपना रोल नंबर हेर के बैठ जाइएगा। और आपको प्रश्न पत्र मिलते ही, आपको प्रश्न पत्र एकदम समय पे मिल जाएगा। और मिलते ही सर्वप्रथम आप लोग बड़े ही ध्यान से निर्देश को पढ़ेंगे। आपका समय टोटल रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, और आप लोग बड़े ही ध्यान से किसको पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य भी है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो यूपी बोर्ड का, सब यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का, सब में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। और खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड अ में कितने बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 1 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, 1 अंक के होंगे, जिनके उत्तर ओमार उत्तर पत्रक पर देने होंगे। और इस 20 बहुविकल्पी के उत्तर कहाँ पर देने होंगे हमें, ओमार सीट पर, जो कि हमने आपको अभी पहले दिखाया। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार पत्रक उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिए। प्रदत्त मतलब जो लोग ओमार सीट भरेंगे या जो लोग पेपर दे रहेंगे वो, मतलब हम लोग। प्रदत्त मतलब हम लोग, जो लोग यूपी बोर्ड का पेपर देते होंगे, दे रहे होंगे 2024-25 में, वो लोग ओमार पत्रक पर ही उत्तर देंगे। हमें यानी उसको अपनी आंसर वाली कॉपी पर लिखना नहीं है, सिर्फ ओमार पर ही लिखना है। और उसके आगे दिया है, ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उससे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ध्यान दीजिए, कोई भी हम यहाँ पर व्हाइटनर, इरेजर या मिटकाएंगे नहीं एक बार करने के बाद। अगर हमारा हो गया तो अब गलत हो गया तो हो ही गया, उसको अगर हम दोबारा मिटा के सही करेंगे तो हमारा हो सकता है नंबर कट जाए। हाँ, बी को कभी कभी डी बना सकते हैं, डी को कभी कभी बी बना सकते हैं, उतना भी नहीं, लेकिन ध्यान से भरिएगा, बनाने की नौबत ही ना आए। अगला देखते हैं, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यानी जो भी प्रश्न आपको पूछा रहेगा, जिस प्रकार देखिए पहला प्रश्न पूछा है, इसके सम्मुख देखिए, ये इसके सम्मुख 1 अंक है। तो प्रश्न के क्या है, ये सम्मुख ही है। अब खंड ब, अब देखते हैं खंड ब में कितने अंक होंगे, 50 अंक वर्णनात्मक प्रश्न। अब 20 बहुविकल्पी होंगे, बचे 50 ठो, क्योंकि हमें पूरे 70 में ही देना है। पूरे कितने में देना है, 70 में ही देना है ना। तो कितने बचे, 20 बहुविकल्पी, तो बचे कितने, 50 अंक। खंड ब के सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही कीजिए। खंड ब के जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे हम अपनी कॉपी में एक साथ ही लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब पहला प्रश्न। बहुविकल्पी कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पी कितने अंक देंगे, 20 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। और हिंदी गद्य के, अब देखते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आता है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। यहाँ से हमको कितने बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5। कितने बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5। यानी 1 से लेकर 5 तक, कहाँ से लेकर 1 से लेकर 5 तक गद्य से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे, गद्य से रहेंगे। गद्य के संक्षिप्त
परिचय से रहेंगे, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग पूछेगा, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पूछेगा। ध्यान दीजिए, शुक्ल युग में शुक्ल युग की अवधि, या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग में शुक्ल युग की अवधि सीमा, या इसमें जो लेखक आते हैं उनकी रचना पूछ सकती है, या कवि के लेखक के बारे में पूछ सकता है। देखिए, हम आप लोगों को प्रश्न ही दिखा देते हैं 1 से 5 तक क्या क्या पूछा है। अब चंद्रगुप्त की रचना की विधा है, मतलब विधा पूछ सकती है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है, तो चंद्रगुप्त की विधा की रचना नाटक है। अब दीप जले संग बजे इसके लेखक कौन है, दूसरा प्रश्न भी ये गद्य से है, गद्य साहित्य से है। इसके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गया। अब शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, ये भी देखिए शुक्लोत्तर युग से है। इसी प्रकार ढेर सारे प्रश्न पूछेंगे, 1 से लेकर 5 तक प्रश्न जो रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, हिंदी गद्य साहित्य से रहेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। 5वां प्रश्न रहेगा, निबंध में से निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हाँ देखिए, आपको कहा है कि प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी लोग जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है पढ़कर अजातशत्रु चाहे जो भी मार देंगे, तो इसमें कहा है नाटक नहीं है, तो बड़े जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और गलती होने का चांस एकदम नहीं रहेगा। तो ये शुरू से 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न किससे पूछेंगे, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछेंगे, जिसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग विधा पूछ सकती है, या कोई लेखक या उनकी रचना के बारे में, या अवधि, या शुक्ल युग के बारे में, या शुक्लोत्तर युग के बारे में, किस कवि के नाम पर पढ़ा, कब हुआ, ये सब और सारे क्वेश्चन 5 थे पूछ सकता है। अब 6वां क्वेश्चन जो होगा आपके गद्य साहित्य से हो गया 5 ठो। अब 6वां क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से होगा, पद्य साहित्य से होगा। कहाँ से होगा, पद्य साहित्य से होगा। तो 6वां क्वेश्चन हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक कहाँ से पूछेगा, पद्य से पूछेगा। कहाँ से पूछेगा, पद्य से पूछेगा। चलिए देखते हैं, अब पद्य में क्या क्या पूछेगा, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में ही भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का धारा का युग इत्यादि इसी में पूछ आता है। और रीतिकाल, इसके रीतिकाल से पहले भक्ति काल आता है, इससे पहले भी आता है, वो सब नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको रीतिकाल पूछेगा ना। आपको भक्ति काल के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना संक्षिप्त परिचय, तो संक्षेप में पढ़ना है। तो 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे, पद्य साहित्य से रहेंगे, जो रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में। इसमें भी कोई कवि होंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, या कोई प्रवृत्तियाँ पूछ लेगा, या कोई लेखक, कोई कवि की कौन सी कवि नहीं है इसके लेखक के बारे में देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ से, 6वां क्वेश्चन कहाँ से चालू होगा, पद्य से। तो देखिए रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन। 7वां पद्मारण के रचयिता हैं, ये भी पद्य से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी पद्य से हैं। प्रयोगवादी कवि, ये भी प्रयोगवादी कवि, ये भी पद्य से है। आंगन के आर पार द्वार, ये भी कहाँ से है, पद्य से। तो आपको 10 क्वेश्चन हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से पूछेगा, और ये 10 क्वेश्चन क्या रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे, और प्रत्येक बहुविकल्प कितने का है, 1 अंक का है। अब इनका उत्तर हमें कहाँ पर देना होगा, ओमार शीट पर देना होगा। कहाँ पर देना होगा, ओमार शीट पर। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या पूछेगा, 11वां क्वेश्चन से क्या पूछेगा। तो 11वां क्वेश्चन से क्या पूछेगा, व्याकरण। क्या पूछेगा, व्याकरण। 11वां क्वेश्चन से क्या पूछेगा, व्याकरण। अब व्याकरण में देखिए क्या पूछ सकता है, हास्य तथा करुड़ रस। क्या पूछेगा, हास्य तथा करुड़ रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। कभी कभी हास्य रस का सीधा सीधा स्थायी भाव पूछ लेगा, करुड़ रस का स्थायी भाव पूछ लेगा, तो ध्यान देकर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कितने का पूछेगा, 1 अंक का। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें करुड़ रस का स्थायी भाव पूछ लिया। क्या पूछ लिया है, करुड़ रस का स्थायी भाव। अब करुड़ रस का स्थायी भाव जो भी सही होगा चारों ऑप्शन में 100 लगा देंगे। करुड़ माने रोना धोना, तो यानी शोक। तो भाई इस तरीके से 11वां क्वेश्चन से क्या पूछेगा, व्याकरण। क्या पूछेगा, व्याकरण। इससे पहले गद्य और पद्य साहित्य था। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछेगा, अलंकार पूछेगा। क्या पूछेगा, अलंकार। और अलंकार में वो भी यही इसी 3 अलंकार के नाम, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। कौन से अलंकार के अंतर्गत,
अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ये भी 1 नंबर का पूछेगा। कभी कभी उपमा कौन सा अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है, या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार तो आप लोग जानते हो, जनु मानो जनु जानो, आदि मनहु मानव आदि इसकी शब्द हैं। तो देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, चरण कमल बंधु हरिराय में प्रयुक्त में अलंकार है। देखिए अलंकार से 1 नंबर फिर आ गया कि नहीं, तो 1 नंबर रस से आ गया, अब 1 नंबर अलंकार से आ गया। चलिए अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 12वां क्वेश्चन था और ये 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपका सोरठा या रोला से पूछेगा। किससे पूछेगा? सोरठा या रोला से। तो इसमें भी लक्षण उदाहरण पूछेगा और भी 1 अंक का पूछेगा। तो देखते हैं 13वां क्वेश्चन दिया है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार सोरठा में के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं पूछ सकता है, या सोरठा में कौन कौन से चरण में समान मात्राएं हो सकती हैं। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। आप बस जानते हैं सोरठा और रोला पूछेगा। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन जो हमको पूछेगा वो 14वां क्वेश्चन क्या रहेगा? उपसर्ग से। क्या रहेगा? उपसर्ग से रहेगा। तो 14वां क्वेश्चन जब उपसर्ग से रहेगा तो ध्यान दीजिए, उपसर्ग में कभी कभी आपको देगा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अभिनव में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, अनुपम में कौन सा उपसर्ग है, बहुत सहपाठी में कौन सा उपसर्ग है, सहकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आपको उपसर्ग पूछेगा। ध्यान दीजिए, इस साल प्रत्यय नहीं पूछेगा। तो भाई देखिए 14वां क्वेश्चन अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अभी इस प्रकार अनेक का उत्तर हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। तो भाई अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभी। तो भाई अभ्यागत में उपसर्ग पूछा तो अभिधन आगत, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे उपसर्ग में। और उपसर्ग वह होता है जो पहले ही लगा होता है, वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। अगला 16वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन जो पूछेगा कहाँ से पूछेगा? समास से। कहाँ से पूछेगा? समास से। अब समास में अपने को कौन कौन पढ़ना है? द्वंद्व पढ़ना है, द्विगु पढ़ना है, कर्मधारय पढ़ना है और बहुब्रीहि पढ़ना है। तो समास में इन्हीं 4 समासों के बारे में हमसे पूछ लेगा कोई 1 नंबर। जैसे पिता माता में कौन सा समास है, बुरा अच्छाई बुराई में कौन सा समास है, कमल आनंद में कौन सा समास है, नील कमल में कौन सा समास है। इस साल यही पूछा था नील कमल का। देखते हैं 15वां क्वेश्चन पर समास ही पूछा है कि नहीं। तो 15वां क्वेश्चन क्या पूछा है? नील कमल में कौन सा समास है। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपनी नीचे कॉपी में लिखा है, ये पूरा आपका सिलेबस है। इसी के हिसाब से आपका बोर्ड में पेपर में पूछेगा, जानते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है? क्या पूछेगा? तद्भव तत्सम। क्या पूछेगा? तद्भव तत्सम। या कभी कभी इसके जगह तद्भव तत्सम ना पूछ कर क्या पूछ लेता है? पर्यायवाची। ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम दोनों याद करिएगा आप लोग। कभी कभी पूछ लेता है पर्यायवाची शब्द। तो देखिए 16वां क्वेश्चन योगी शब्द का तद्भव है। देखिए इसमें तद्भव आज पूछ लिया, हो सकता है कल तत्सम पूछ ले, हो सकता है कल के आने वाले बोर्ड परीक्षा में इसके दर में पर्यायवाची शब्द पूछे। तो 16वां क्वेश्चन क्या होगा? तद्भव तत्सम या पर्यायवाची शब्द। आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन पूछेगा जो रहेगा, 17वां क्वेश्चन रहेगा तद और युष्मद सर्वनाम लिखिए। तद और युष्मद सर्वनाम का यानी विभक्ति पूछेगा। इसके क्या पूछेगा? विभक्ति या कौन से कारक, कारक या विभक्ति इसका पूछेगा। तद और युष्मद, तद माने वह और युष्मद माने तुम, यही 2 सर्वनाम की इसमें विभक्ति है। शब्दरूप यानी शब्दरूप पूछेगा। तो देखते हैं 17वां क्वेश्चन। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो युष्मद का देखिए शब्दरूप धातुरूप पूछ लिया कि नहीं? शब्दरूप। तो कभी कभी धातुरूप भी पूछ लेता है किसी का। ध्यान दीजिए इसकी तरह यहाँ 17वां क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? या तो शब्दरूप या तो धातुरूप पूछेगा बस। अब 18वां क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछेगा वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप पूछेगा, यानी वाक्य कितने भेद के होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, और कौन कौन से वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कौन होते हैं,
प्रश्न सूचक वाक्य कौन होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कौन होते हैं, इसी का 1 नंबर में पूछेगा। तो इस प्रकार 18वां क्वेश्चन यह था। कौन सा था? 18वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 18वां क्वेश्चन का अपने बोर्ड के पेपर में। 18वां क्वेश्चन देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3, रचना में 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। तो भाई रचना के आधार पर 3 होते हैं। इस प्रकार हम लोग व्याकरण को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमको बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। पहले इसमें पूरा हम सिलेबस के बारे में बात कर लें। 18वां क्वेश्चन क्या पूछेगा? वाक्य के स्वरूप से पूछेगा। आइए देखते हैं हम 19वां क्वेश्चन क्या पूछेगा। 19वां क्वेश्चन आपका क्या होगा? 19वां क्वेश्चन आपका वाच्य परिवर्तन और वाच्य प्रयोग होगा। क्या होगा? वाच्य परिवर्तन और वाच्य प्रयोग। वाच्य परिवर्तन जो हमारे ये संस्कृत में है, अब अपने हिंदी में भी आ गया है, तो ये पूछेगा और इसको हमको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। संस्कृत में इसका 3 नंबर में आता है और हम हिंदी में हमारा इसका 1 नंबर बहुविकल्प में पूछेगा। तो देखते हैं हिंदी में 19वां नंबर क्वेश्चन, भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, क्रिया की किसी में विशेषता नहीं, भाववाच्य में किसी की भी विशेषता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला सब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन अपना पूछता है पद परिचय। पद परिचय में 2 आते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। कभी कभी विकारी पूछ लेता है, कभी कभी अविकारी शब्द पूछ लेता है। तो इस समय विकारी मतलब जिसे बदला जा सके, अविकारी मतलब जिसे बदला न जा सके। तो इसमें 20वां क्वेश्चन है, देखिए अविकारी शब्द जिसे बदला ना जा सके। इंद्र को आप बदल सकते हो, गाय को भी बदल सकते हो, ये यथासंभव को नहीं बदल सकते हो, आपको भी बदल सकते हो। यथासंभव क्यों नहीं बदल सकते हो? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रकार होते हैं और यथासंभव मतलब 2 शब्दों के बीच में आता है, तो जहाँ भी लग जाएगा वही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा और इन्हीं 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हमें अपने OMR शीट पर देना होगा। पहले 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? पहले 10 क्वेश्चन हमारा पूछेगा पद्य से, गद्य और पद्य से बहुविकल्पी क्वेश्चन। और अगला 11वां से लेकर 20 तक क्वेश्चन, 11 से लेकर 20 तक, 11 से 20 तक किससे पूछेगा? व्याकरण से। किससे पूछेगा? व्याकरण से। ध्यान दीजिएगा, 11 से 20 तक किससे पूछेगा? व्याकरण से। और ध्यान दीजिएगा जैसे हमारा OMR शीट कैसे रहता है, क्या क्या भरना होता है, थोड़ा इसमें भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये OMR शीट अपना क्वेश्चन हो गया। पहला है चंद्रगुप्त रचना की विधा है, मतलब चंद्रगुप्त कौन सी विधा है? निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है। पहली बात तो चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद जी की है तो ये क्या है? नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? नाटक है। तो पहले का क्या होगा? सी सही होगा। तो हम बड़े अच्छे से OMR शीट को लेंगे और पहले क्वेश्चन के सामने जो सही होगा उसको रंगेंगे और विधिवत तरीके से रंगेंगे। जो सही होगा उसी भरे को, ये नहीं दोनों को रंगे या तीनों को रंगे सी तक नहीं। अगर ऑप्शन सी सही है तो सी को, ऑप्शन बी सही है तो बी को, ऑप्शन डी सही हो तो डी को। किन्हीं 4 कॉलम में से किसी एक को रंगेंगे। और एक प्रश्न को अगर पहले प्रश्न का यहाँ पर सी होगा तो यही सी को हम लोग यहाँ पर नीचे एक को यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। एक का क्या लिखेंगे? सी। अगर मान लीजिए 2 का बी हो गया, सॉरी 2 का यहाँ पे क्या होगा? दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी होंगे। तो 2 का क्या होगा? ए। अब 2 का कौन सा कॉलम रंगेंगे? ए कॉलम रंगेंगे और थोड़ा अच्छे से रंगेंगे ताकि हमारा OMR शीट फटना ना पाए। वो थोड़ा सा इस पेपर से की तुलना में थोड़ा वो मोटा सा होगा, तो 2 का ए। अब यहाँ पर क्या भरेंगे? ए। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे और इधर छेड़खानी नहीं करेंगे। जो हमें करना है इधर ही भरना है। ध्यान दीजिएगा, इधर या नहीं हम इधर गोला लगा ले बड़की शौकीनी मारा नहीं, ये सब कुछ भी हम OMR शीट में इस तरह नहीं करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर ही चारों कॉलम में कुछ ना कुछ भरना है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है जो आप बोर्ड में हस्ताक्षर किए हो। और यहाँ पर भी आपका हस्ताक्षर लगेगा। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक जो आपका रहेगा, क्लास टीचर, उसका लगेगा। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी, वो मोहर मारेगा आएगा या मारा रहेगा। यहाँ पर भी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पर जो आपका क्लास टीचर है उसका हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर रहेगा। किसका रहेगा? आपका।
और आप लोग अक्सर कोशिश करिएगा जो आप हस्ताक्षर बोर्ड में किए हैं या बैंक में या आधार कार्ड में किए हैं वही यहाँ पर कीजिएगा। यह नहीं बढ़ के शौकीनी की मारे आप बड़ा अच्छा सी स्टाइल में दूसरा करने लगे। तो ध्यान दीजिए। और एक बात, ये तो बताए हैं 801 HC कहाँ भरना है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर में यहाँ पे भर दीजिएगा। इसको भी ऐसे ही यहाँ पर भी HC, यहाँ पर कोई रंगना नहीं है। इस प्रकार अपना ओमार सीट वैसे ही वो जमा हो जाएगा, 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो खंड ब आएगा उसके लिए हमें एक दूसरा प्रश्न पत्र में उत्तर मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिली रहेगी, उसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं खंड ब देखते हैं कैसा प्रश्न, कौन सा प्रश्न कैसा पूछे रहेगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं खंड ब से कितने अंक का रहेगा, ये 50 अंक का रहेगा। इसमें भी गद्य पद्य और संस्कृत मिलकर हैं, अलग अलग नंबर के हैं। तो देखते हैं पहला 21वां क्वेश्चन। 20 ठो बहुविकल्पी हो गए थे, जिसमें से 10 ठो गद्य हो गया था, 5 ठो गद्य, 5 ठो पद्य और 10 ठो व्याकरण हो गया था। अब हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कोई एक आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से 3 प्रश्न दिए रहेंगे, उस गद्यांश का वहीं से प्रश्न उत्तर लिखना होगा। और इसके लिए कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो आइए देखते हैं अपना कैसा रहेगा। तो निम्नलिखित में से 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को कीजिए, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें एक गद्यांश हो गया। अब इसी गद्यांश में से आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर 3 ठो दिया है और प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 2 अंक का है। कितने का है, 2 अंक का है। टोटल मिलाकर कितना, 6 अंक का होगा। बड़ी बात इसमें यह है कि जब अगर आपको ये पाठ नहीं समझ में आ रहा है कि इस कौन से पाठ से हैं, ये कौन से मतलब उन्हीं 7 पाठों में से एक पाठों में से होगा, किसी एक पाठ में से, तो ये किस पाठ में से है ये समझ में आना चाहिए और इसके लेखक कौन हैं। तो ये समझ में आएगा तो आप पहले प्रश्न का उत्तर बड़े ही आसानी से दे देंगे। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखा जहाँ पर खींची गई है उसी की क्या करना है, अपना व्याख्या करना है। अगर आपको व्याख्या ना है तो आप यही भर थोड़ा बहुत बनाकर लिख दीजिएगा या यही उतार दीजिएगा, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। बचा ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हट के रहता है, बस इसको समझने के चाहिए और थोड़ा आप पाठ को पढ़े रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। सुदृढ़ मतलब बहुत ही मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत, सु माने बहुत ही मजबूत, बाहु मतलब भुजाएं। तो इसका अर्थ ऐसे ही होगा और आप लिख दीजिएगा। इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकते हैं, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। अब 22वां क्वेश्चन में बात ये है, आप लोगों को इसमें 21वां क्वेश्चन में एक तो दिया रहेगा, मान लो ये नहीं आया तो आपको एक चांस बनता है किसका, अथवा का। अब ये कोई दिया रहेगा अलग पार्ट से दिया है या हो सकता है दोनों एक ही पार्ट से आ जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। मान लो अगर हो गया तो और अच्छी बात है। अलग अलग पार्ट से आ गए हैं। अब मान लो आपको इस पाठ के लेखक को कभी नहीं याद आ रहे हैं ना, ऊपर वाले गद्यांश, अगर इसके तो इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इसको याद है तो इसको भी, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, कुल 6 नंबर का है। तो आपको कोई एक प्रश्न करना होता है, चाहे वो ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, आपको मिलेंगे कितने, 6 ही अंक मिलेंगे। आप दोनों करेंगे फिर भी आपको 6 ही अंक मिलेंगे, ये भी जानते रहिए। तो क्या मतलब, दोनों करने में हमारा समय जाएगा, तो टाइम बहुत ही मतलब समय की कीमत समझिए। परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। भले आप एक्स्ट्रा लिखिए, नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आप जो इसमें एक्स्ट्रा लिखिए, इसी में व्याख्या में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिखिए, उसका नंबर मिलेगा। वो सोचेगा हाँ लड़का ने अपने मन से लिखा है। तो जहाँ ज़रूरत है एक्स्ट्रा करने की वहाँ कीजिएगा। चलिए अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो 22वां क्वेश्चन एकदम कहाँ से पूछेगा, पद्य से पूछेगा। वैसे ही पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे, इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें भी जिस प्रकार से अलग अलग पार्ट से 2 पद्यांश दिए रहेंगे, अलग अलग पार्ट से 2 पद्यांश दिए रहेंगे। तो पहले पद्यांश अलग पार्ट से रहेगा, दूसरा पद्यांश अलग पार्ट से रहेगा। इसमें भी अथवा का चांस बन रहा है। ऐसे ही आपको अगले साल भी पूछेगा, 2024-25 में भी पूछेगा। तो देखिए गोरज बिजारे, ये अलग पार्ट से है, इसमें भी 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 2 अंक का है। इसी प्रकार
अथवा आपको देना होगा। और ये प्रश्न जो हैं ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है इन्हीं पद्यांशों में से पूछा रहेगा, अलग से कहीं से नहीं पूछा रहता है। अथवा देखा, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा पढ़कर ये वाला कीजिए। इसमें हमने कहा था आप पाठ के लिए कवि और लेखक का नाम और पाठ का नाम, कवि और पाठ का नाम या लेखक और पाठ का नाम बड़े ही विधिवत से याद कीजिए रहेगा। आपको दो दो चार नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, जानते रहिए। चलिए अब 22वां क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से पूछेगा। 23वां क्वेश्चन, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना होता है हिंदी में अनुवाद। अब संदर्भ सहित हम बता रहे हैं, संदर्भ सहित बार बार कि पाठ का नाम याद रहने चाहिए था। संदर्भ सहित में काम देगा, ये समझ लीजिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 23 देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 23, तो प्रश्नोत्तर नंबर 23 है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है। किसी एक का, देखिए आप इसमें कहा है किसी एक का, जब वो दोनों का कह रहेगा तो आप दोनों के कीजिएगा, जब किसी एक का कह रहेगा तो किसी एक का कीजिएगा। यही मैं भी कह रहा हूँ। तो आप लोग निर्देश को, किसको, निर्देश को बड़े ही ढंग से पढ़िएगा, आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। तो इसमें भी देखिए क और ख करके दिया, लेकिन बीच में क्या दे दिया है, अथवा। तब या तो ये कीजिएगा या तो ये कीजिएगा। आपको मिलेंगे टोटल 5 अंक। 2 अंक मिलेंगे संदर्भ के और 3 अंक मिलेंगे हिंदी के अनुवाद के, हिंदी के अनुवाद के। अब ये संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा, पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे। तो संदर्भ में वही लिखना है कौन से पाठ से लिया गया है। तो भाई इस प्रकार 23वां क्वेश्चन। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार कि संस्कृत गद्यांश से था 23वां, अब 24वां क्या है, संस्कृत पद्यांश है। और संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद इसका भी लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद इसका भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं 24वां क्वेश्चन। तो 24वें क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है। अब चाहे संस्कृत पद्यांश कहिए चाहे श्लोक कहिए, संस्कृत में बात एक ही है। तो भाई एक का संदर्भ सहित, अब 2 ठो दिया होगा, मतलब एक का कहने का मतलब जोड़ दिया है ना, तो 2 ठो दिया होगा। तो इसमें भी देखिए 24वां में क और ख कर दे, लेकिन बीच में क्या है, अथवा है। तो कोई आपको एक आता होगा, पाठ का नाम याद होगा, तो आप अच्छे से उसका हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिख लेंगे। वही बात, संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और हिंदी अनुवाद के 3 नंबर, टोटल कितने मिलेंगे, 5 अंक। देखिए आपको पाठ का नाम याद रहने से आपको 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर पद्यांश में मिलेंगे, 2 नंबर गद्यांश मिलेंगे। सोचिए 8-10 नंबर सिर्फ आपको मिल जा रहे हैं पाठ और लेखक का नाम याद करने से। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 25, अपना 25 में क्या पूछेगा, 25वां में क्या पूछेगा। 25वां में पूछे रहेगा कि निर्धारित खंड काव्य, कैसे निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र का एवं तथ्य आधारित प्रश्न। अब अलग अलग बोर्ड में अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता होगा। किसी किसी के में मातृभूमि, किसी किसी के में अग्र पूजा, किसी के में जय सुभाष, तो ऐसे ही अलग अलग चलता होगा। तो हम 25वां क्वेश्चन देखेंगे हैं, खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का, तो यानी खंड में इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। देखिए क में कितने दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं। जब 2 प्रश्न दिए हैं तो कोई एक प्रश्न करना होगा, या तो आप ये वाला कीजिए या तो आप ये वाला कीजिए, कोई एक ही प्रश्न करना होगा। आपको मिलेगा कितना नंबर, 3 नंबर इसका मिलेगा, 3 नंबर इसका। अगर आप दोनों करेंगे फिर भी आपको 3 ही अंक मिलेंगे, बस आपका समय बर्बाद जाएगा। तो आप गलती ना कीजिएगा, एक ही कीजिएगा, जो ये जितना कहा है निर्देश में उतना काम जरूर करिएगा। तो अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है, कि कहीं मातृभूमि, कहीं अग्र पूजा, कहीं जय सुभाष, और कहीं मेवाड़ मुकुट, कहीं मुक्तिदूत, कहीं कर, कहीं तुमुल, कहीं कर्मवीर, कहीं ज्योति जोहार। तो लेकिन भदोही वालों का क्या है, भदोही वालों का क्या है, तुमुल खंड का। क्या है, तुमुल खंड का। अब देखिए तुमुल खंड का आप उसमें हेर दीजिएगा, जरूरी नहीं आज 6 है तो कल 6 ही में ही रहेगा,
च हो सकता है, अंग हो सकता है, लेकिन अब तुमुल खंड काव्य देखिएगा। तो तुमुल खंड काव्य में कितने प्रश्न हैं? देखिए, प्रश्न एक, प्रश्न दो, तो कोई एक प्रश्न करना होगा। या तो आप ये कीजिए या तो आप ये कीजिए। आपको मिलेंगे कितने? 3 ही अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार भदोही वालों के लिए तुमुल खंड और अन्य जिलों वालों के लिए अन्य अन्य खंड काव्य मिल गए। अगर आपको खंड काव्य जानना हो किस जिले में कौन सा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 26। हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 26 कहाँ से पूछेगा? तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 26 कहाँ से पूछेगा। प्रश्नोत्तर नंबर 26, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। अब गद्य खंड से क्या पूछ रहा है? लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना। अब हमें किसी, देखिए आप दिखा रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 26 में, 26 में भी 2 पूछा है, क और ख। तो क में देखिए का क्या कहा है निर्देश, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और इसके अंक आगे कितना है? 5 अंक। कितना है? 5 अंक है। कितना है भाई? 5 अंक है। इससे थोड़ा बहुत दिक्कत होगी देखने में आप लोगों को। कितना है? 5 अंक है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 लोग दिए हैं। क में भी कितने लोग? 4 दिए हैं। किसी एक का ध्यान दीजिए, कोई एक लिखना है, चाहे पद्मलाल का लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद जी का लिखिए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखिए, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखिए। किसी एक लेखक का क्या लिखिए? जीवन परिचय और उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। जीवन परिचय का आपको मिलेगा 3 नंबर और प्रमुख रचना का लिखने का मिलेगा 2 नंबर। हो जाएगा टोटल 5 अंक। टोटल क्या हो जाएगा? 5 अंक। जिस प्रकार 26 का है उसी प्रकार 26 का ख भी है। अब ये गद्य से था, अब ये किसके रहेगा? कहाँ से रहेगा? पद्य से रहेगा। तो ख के यहाँ से वही है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखें। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, तो इन्हीं 4 में से कोई एक कवि का आपको क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम। जीवन परिचय का वही बात 3 नंबर और रचना का 2 नंबर। टोटल कितने? 5 अंक। इसमें भी कितने अंक मिलेंगे? 26 के ख में 5 अंक मिलेंगे। और इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप किसी एक ही लेखक का लिखिएगा या किसी एक ही कवि का लिखिएगा। क में भी एक लिखना है, ख में भी एक ही लिखना है। आप ये नहीं कि हमको 2 3 याद है तो दोनों तीनों थोड़ा लिख दें, आपका समय बर्बाद जाएगा, आपके पास समय कम बचेगा। तो आप अपने आप को दोषी दीजिएगा, दूसरे को दोषी नहीं कि समय नहीं मिला, समय और चाहिए। बोर्ड को दोषी ना दीजिएगा। और 27वां नंबर क्वेश्चन आके देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपने देखा कि संस्कृत खंड का में कितने श्लोक आए थे? इसमें 2 श्लोक आए थे। यहाँ पर देखिए, एक श्लोक ये है और एक श्लोक ये है। तो संस्कृत के 2 श्लोक हैं, तो आपको किन्हीं 3 श्लोकों को याद करना होगा। किन्हीं 3 श्लोकों को याद करना होगा, ताकि अगर एग्जाम में 2 श्लोक दे दे, अगर मान लो जो तुमको याद है वही 2 ठो दे दिया, तो एक तो अपने मन से लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे बोर्ड में 2 नंबर के लिए। इस प्रश्नोत्तर नंबर 27 के लिए 2 नंबर के लिए आपको कितने अपने मन से इसको लिखना होगा। तो भाई इस श्लोक को याद करिएगा, 3 श्लोकों को याद कीजिएगा और कोई एक श्लोक लिखिए और ऐसा श्लोक लिखिए जो अपने इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 28 देखिएगा, पत्र लेखन आता है। क्या आता है? पत्र लेखन। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 28 पत्र लेखन, और वो भी कितने का? 4 अंक का आता है। कितने का? 4 अंक का आता है। तो कोई बहुत सारे पत्र होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। तो अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। आपको इसका ढांचा या इसका रूप बनाने आना चाहिए था। आप इसके अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत अपना जोड़ के लिख देंगे चलेगा, लेकिन इसका ढांचा बनाने आना चाहिए। चलिए हम लोग जब पत्र पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको बता देंगे। तो इसका कितना अंक मिलेगा? 4 नंबर। और ये नया जुड़ा है 2023-24 से लेकर अब 25 में भी ये जुड़ा है। ये 2023-24 में भी था और 24-25 में भी है। इसमें बड़ी बात है अथवा करके नहीं दिया है, जानते रहिए। प्रश्नोत्तर नंबर 29। प्रश्नोत्तर नंबर 29 क्या पूछेगा? देखिए, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है।
अभी तक हम हिंदी में उत्तर दे रहे थे, अब हमें किस में देना है, संस्कृत खंड से पूछेगा और संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो देखिए इसमें से 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं तो प्रत्येक एक नंबर का है, लेकिन हमें किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। आप चाहे इसका दीजिए, चाहे इसका दीजिए, चाहे आप दोनों का सर लगातार दीजिए, आपको जो आता होगा वो 2 ही उत्तर दीजिए। अगर आप 2 उत्तर देंगे तब भी आप कितने पाएंगे, 2 अंक पाएंगे। अगर आप चारों का उत्तर देंगे फिर भी आप कितना अंक ही पाएंगे, 2 ही अंक पाएंगे। तो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा उत्तर देना है, वो जितना का है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा ना कीजिए, अपना समय बर्बाद ना कीजिए। अब लास्ट प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 30 आपको मिलेगा निबंध। क्या मिलेगा, निबंध। निबंध रचना देखिए आपको क्या मिलेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 30 निबंध। और निबंध कितने का आता है, 7 अंक का आता है। तो बड़े ही ध्यान से 7 अंक का आता है, तो 10-15 मिनट लेकर इसको बड़े ही अच्छे से विधिवत से कीजिए। तो निबंध रचना देखते हैं, स्वदेश प्रेम, आतंकवाद, बेरोजगारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और यातायात के नियम, और सारे छात्र अनुशासन, विज्ञान का वरदान और अभिशाप, बहुत सारे ऐसे हैं आएंगे, भारतीय किसान, आतंकवाद। तो आपको इसके कितने मिलेंगे, 7 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7 अंक मिलेंगे। इसका ढांचा अच्छे से बने रहिएगा, उसका ही 1 अंक मिल जाता है। तो हम इसको बताएंगे आप लोगों को अच्छे से। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया है कि हिंदी पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन से पाठ नए आए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होते हैं।